हाय फ्रेंड्स, मैं शकुंतला पटेल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेरी किताबें में। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास गबन। गबन का प्रकाशन 1936 में हुआ। गबन में प्रेमचंद जी ने मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन का सफल चित्रांकन किया है। इसके साथ ही साथ गबन में प्रेमचंद जी ने पुलिस तंत्र, भ्रष्टाचार और राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों को भी शामिल किया है। गबन की कहानी शुरू होती है प्रयाग से लगे हुए एक छोटे से गाँव से। सावन का महीना था। गांव की स्त्रियां और बच्चे कजली और बारामासा गाकर झूले का आनंद ले रही थीं। तभी वहां एक बिसाती आया। सबने कुछ न कुछ खरीदा। वहीं पर एक बड़ी बड़ी आंखों वाली प्यारी सी लड़की जालपा की नज़र चंद्रहार पर पड़ते ही अपनी माँ को खरीदने के लिए बोली। जालपा चंद्रहार पाकर खुशी से नाचने लगी। उसके पास जो बाल संपत्ति थी उसमें सबसे मूल्यवान और सबसे प्रिय यही बिल्लौर का हार था। जालपा के पिता मुंशी दीनदयाल जी जमींदार के मुख्तार हैं, इसलिए जालपा का बचपन सामंती वातावरण में गुजरा। एक दिन मुंशी दीनदयाल जी अपनी पत्नी मानकी के लिए प्रयाग से चंद्रहार बनवा कर लाते हैं। चंद्रहार देखकर जालपा ने अपनी माँ से कहा, अम्मा जी, मुझे भी अपना सा हार बनवा दो ना। तब मानकी ने मुस्कुरा कर कहा, तेरे लिए तेरी ससुराल से आएगा। यह बात जालपा के कोमल मन में छप गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और 7 साल बाद दयानाथ जी के बड़े बेटे रमा के साथ जालपा का विवाह तय हुआ। दयानाथ जी कचहरी में क्लर्क की नौकरी करते हैं। कचहरी में रिश्वत लेने के कई मौके मिलते हैं, लेकिन दयानाथ जी रिश्वत को हराम समझते हैं। रमा डींगे हाँकने वाला फैशनेबल युवक है। रमा का विवाह शहर में तीसरे और गांव में अव्वल नंबर के दर्जे में हुआ। वहीं दयानाथ जी भी अपनी बहू को विवाह में उत्सुकतावश देने के लिए 3000 के गहने खरीद लेते हैं, लेकिन उन गहनों में चंद्रहार ना पाकर जालपा बहुत दुखी हुई। उसकी बचपन की चिर संचित अभिलाषा पूरी न हो पाई। विवाह के 1 हफ्ते बाद सराफ अपने 1500 रुपये के तकादे के लिए बार बार दयानाथ जी के घर आया करता था। दयानाथ जी विवाह में आवश्यकता से अधिक खर्च करके पछता रहे थे। घर में रमा के 2 छोटे भाइयों की पढ़ाई का खर्च भी था और दयानाथ जी के लिए विवाह के तुरंत बाद इतनी बड़ी रकम समय में चुका पाना मुश्किल हो रहा था। दयानाथ जी संकोचवश अपनी बहू को कुछ गहने नहीं मांग पाए और दयानाथ जी और रमा की मौन सहमति से जालपा के गहने चोरी से बेचकर शराब के पैसे चुकाने पड़े। जालपा गहने को चोरी होने के बाद बहुत दुखी रहने लगी। वह रमा से भी खींची खींची सी रहती थी। रमा बेचारा अपनी ही लगाई आग में जला जाता था। रमा जालपा से अथाह प्रेम करता था, इसलिए जालपा के जीवन में खुशियाँ वापस लाने के लिए वह नौकरी की तलाश करने लगा। रमा को अपने शतरंज के साथी रमेश बाबू की मदद से म्यूनसिपालिटी में नौकरी मिल जाती है। रमा का मासिक वेतन 30 रुपया था। नौकरी मिलते ही रमा जालपा के लिए चंद्रहार और शीश फूल बनवा कर लाता है। चंद्रहार पाकर जालपा इतनी खुश हुई जैसे किसी बच्चे का खोया हुआ खिलौना मिल गया हो। रमा और जालपा सैर सपाटे में भी काफ़ी पैसे खर्च करने लगे। रमा पहले के गहनों का कर्ज चुका नहीं पाया था और जालपा के लिए 700 रुपये में गंगू सराफ के यहाँ से कंगन और रिंग दिलवाता है। जालपा की सहेली यानी वकील इंद्रभूषण की पत्नी रतन को जालपा के जड़ाऊ कंगन बहुत पसंद आते हैं। वह रमा को वैसे ही कंगन बनवाने का आग्रह करते हुए 600 रुपये देती है। रमा दूसरे दिन बाजार जाकर वैसे ही कंगन बनाने के लिए गंगू सराफ को कहता है। गंगू सराफ हाथ में रुपए आते ही रमा को साफ साफ कह देता है कि जब तक पिछला हिसाब बेबाक नहीं हो जाता और नए कंगन के कम से कम आधे रुपए जमा नहीं हो जाते तो वह कंगन बनाकर नहीं देगा। रमा निराश होकर घर लौट आया। रमा के साथ ऐसा होना ही था। रमा को उसकी तनख्वाह और रिश्वत मिलाकर महीने के 100 रुपये मिल जाते थे। अगर वह किफ़ायत करना जानता तो दोनों शराब के आधे आधे रुपये चुका सकता था, लेकिन आमदनी से अधिक खर्च करना रमा का स्वभाव था। रतन बार बार अपने कंगन के लिए पूछती और पैसे न होने की वजह से रमा बार बार रतन की बातों को टालता रहता। कई महीने इंतजार के बाद जब रतन को कंगन नहीं मिलते हैं तो वह रमा को गुस्से में आकर कहती है, रमा बाबू, अब मुझे कंगन नहीं पहनना। मुझे मेरे पैसे दिलवा दीजिए या फिर उस सराफ का पता बता दीजिए, मैं खुद अपने पैसे वसूल लाऊंगी। रमा रतन की बातों से घबरा जाता है और वह दूसरे दिन अपने दफ्तर के चुंगी के 600 रुपये का गबन करके घर ले आता है। रमा की नामौजूदगी में वही 600 रुपये जालपा रतन को दे देती है। अब रमा घबरा जाता है कि वह दफ्तर के पैसे कैसे जमा करे। उसके पास 300 रुपया था, वह दफ्तर में जाकर जमा कर देता है,
लेकिन बाकी 300 रुपये का व्यवस्था वह कहीं से न कर सका। ये सारी बातें रमा जालपा को बताने के लिए एक खत लिखता है, लेकिन जब जालपा वह खत पढ़ने लगती है तो वह लज्जित होकर घर से भाग जाता है। सामने रेलगाड़ी देखकर वह रेल में बैठ जाता है। उसे खुद को पता नहीं वह कहाँ जा रहा है। रेल में बैठे एक वृद्ध व्यक्ति देवी दिन खटीक ने रमा की मदद की। जालपा रमा को खोजते हुए उसके दफ्तर गई। वह रमेश बाबू बताते हैं कि रमा चुंगी के 300 रुपये जमा नहीं किया है। तब जालपा अपना सर्वप्रिय चंद्रहार बेचकर तुरंत सरकारी रुपए जमा कर देती है। वहीं रतन को भी अपने कंगन देकर गंगू सराफ के पैसे लौटा देती है। जालपा अपने गहने बेचकर अपने पति का कर्ज चुकाते हुए गौरवान्वित महसूस कर रही थी। अखबार में कई नोटिस छपवाने के बाद भी रमा का कुछ पता न चला। जालपा रो रो कर बेहाल हो रही थी। अचानक उसने सोचा कि क्यों न शतरंज के नक्शे पर अपने भाग्य का पासा फेंका जाए, और उसने रतन की मदद से प्रजामित्र अखबार में शतरंज का नक्शा छपवा कर जीतने वाले को 50 रुपये इनाम की घोषणा की। कुछ महीनों के बाद जालपा के पास एक खत आता है। उसमें जीतने वाले के नाम पता के साथ रमा का हस्ताक्षर था। जालपा को पता चल जाता है कि रमा कलकत्ता में है। रमा को देवी दिन के यहाँ छुप कर रहते हुए 2 महीना हो गया था। धीरे धीरे वह चाय का ठेला खोलकर पैसा कमाने लगा। एक दिन रमा मनोरमा थिएटर से ड्रामे का टिकट रक्षित करवा के घर वापस आ रहा था। तब पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। तब रमा घबराहट में अपने प्रयाग के गबन से लेकर कलकत्ता तक की सारी बातें बता देता है। पुलिस रमा के दफ्तर गबन के बारे में पता करने के लिए फ़ोन करती है। रमा वहां बेकसूर पाया जाता है, लेकिन पुलिस अपने फायदे के लिए क्रांतिकारियों पर चल रहे मुकदमे के खिलाफ सरकारी गवाह बनने के लिए रमा को मजबूर करती है। जालपा रमा को खोजते हुए कलकत्ता देवी दिन के यहाँ आती है। तब रमा को पुलिस के बंगले में रखा गया था। देवी दिन की मदद से वह पुलिस के बंगले में जाकर रमा को छिपकर खत के द्वारा समझाती है कि उसकी झूठी गवाही देने से कई मासूमों और बेकसूरों को फांसी हो जाएगी, इसलिए वह क्रांतिकारियों के खिलाफ बयान न दे। लेकिन रमा पुलिस के डर और लालच में आकर अपना बयान नहीं बदलता है और लोगों के सामने उसको अपयश और निंदा मिलती है। अब हाई कोर्ट का फैसला आना बाकी था। 2 अलग अलग पत्रकारों ने जालपा और जोहरा का बयान छाप दिया। जोहरा ने यह भी बताया कि रमा को बहलाने के लिए रोज उसको 50 रुपये दिए जाते थे। अब पुलिस वालों की सच्चाई सबके सामने आ गई। जालपा क्रांतिकारी दिनेश के यहाँ निष्काम भावना से उनके घर वालों की मदद कर रही थी और रमा के पापों का प्रायश्चित कर रही थी। जोहरा द्वारा यह बात जानकर रमा की आंखें खुल जाती है और शहर के नियुक्त सिविलियनों को वह बताता है कि जब यह क्रांतिकारी घटना हुई तब वह प्रयाग में था और पुलिस द्वारा उसको जबरदस्ती सरकारी मुखबरी बनाया गया है। यह बात जानकर क्रांतिकारियों को बरी किया गया और रमा को भी छोड़ा गया। कलकत्ता से सब वापस प्रयाग आ गए। देवी दिन प्रयाग के पास एक गांव में बाग बगीचे खरीदकर खेती करने लगा। रमानाथ का परिवार, रतन, जग्गो, जोहरा सब आपस में एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। रमा एक वैद्य बन गया और वैद्य की 2-4 किताबें पढ़कर सबका अच्छे से इलाज करने लगा। रतन बीमार पड़कर स्वर्ग सिधार गई और जोहरा नदी में एक बच्चे को बचाते हुए डूब गई। रमा और जालपा घंटों नदी किनारे बैठकर जोहरा को याद किया करते थे। इस उपन्यास के नायक रमा से हमें यह सीख मिलती है कि जैसे रमा अपने खर्चीले स्वभाव से संतोष करना नहीं जानता और अपनी ही बुनी हुई जाल में फंसता जाता है, इसलिए हम अपनी यथार्थ स्थिति से जितनी जल्दी परिचित हो जाएं उतना ही अच्छा है। हमें अपनी परिस्थितियों से भागने की बजाय अपनी समस्याएं अपनों के साथ सुलझाना चाहिए। थैंक यू।